जय हिंद दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है सुप्रीम कोर्ट से जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक पर यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है और ये हमारे सिलेबस में भी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। पिछले कुछ दिनों में न्यूज़पेपर की हेडलाइंस अगर आपने देखी हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इशारा किया है कि जिन लॉ मेकर्स, जिन एमपीज और एमएलएज को सजा हो चुकी है, जो कन्विक्टेड हो चुके हैं, उनके इलेक्शन लड़ने पर परमानेंट बैन क्यों ना लगा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि अगर कोई कांस्टेबल या कोई भी पब्लिक सर्वेंट कन्विक्ट हो जाता है, उसे जेल हो जाती है, तो वो सरकारी नौकरी नहीं कर सकता। तो पॉलिटिशियंस के लिए ये अलग से एक्सेप्शन क्यों है? तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये टॉपिक न्यूज में क्यों है, हमारे देश में पॉलिटिक्स के क्रिमिनलाइजेशन की हिस्ट्री क्या है, और इससे रिलेटेड अब तक सुप्रीम कोर्ट के क्या-क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए हैं, क्या-क्या इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आई हैं, पॉलिटिक्स के क्रिमिनलाइज होने का हमारी सोसाइटी पर और हमारी पॉलिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, और इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या-क्या पूछे गए हैं और क्या और पूछे जा सकते हैं। तो प्रीलिम्स में ये करंट इवेंट्स के साथ-साथ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट है और मेंस में जनरल स्टडीज पेपर 2 का पार्ट है। Here it is something about me. I have appeared for यूपीएससी 2022 इंटरव्यू। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर चुका हूँ और 3 बार एचसीएस प्रीलिम्स क्लियर कर चुका हूँ। मैंने यूपीएससी का मेंस भी बहुत बार लिखा है। आई वाज एन असिस्टेंट मैनेजर विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड आई आल्सो वर्कड एट एयर इंडिया। उसके अलावा ये सभी एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप इनको पॉज़ करके देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि पूरा इश्यू क्या है। तो बीजेपी के एक लीडर हैं जिनका नाम है अश्विनी कुमार उपाध्याय। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाली है जिसमें उन्होंने डिमांड की है कि उन लोगों पर जो किसी ऑफेंस में कन्विक्ट हो चुके हैं, जिन्हें कोर्ट से सजा हो चुकी है, उन पर इलेक्शन लड़ने का लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। तो इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिस्पॉन्स देते हुए कहा है कि हम इस टॉपिक पर लेजिस्लेट नहीं कर सकते, कोई कानून नहीं बना सकते, बट उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इस प्ली के रिगार्डिंग एक रिस्पॉन्स मांगा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स और पॉलिटिशियंस में ये भेदभाव क्यों, कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर किसी केस में कन्विक्ट हो जाता है तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, बट पॉलिटिशियन बार बार कन्विक्ट होने के बाद भी इलेक्शंस लड़ सकता है और एमपी और एमएलए, इवन मिनिस्टर तक बन सकता है। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे और हम स्टार्ट करेंगे प्री इंडिपेंडेंस कॉन्टेक्स्ट में। प्री इंडिपेंडेंस इरा में क्या होता था कि जो कॉलोनियल अथॉरिटीज थी, जो ब्रिटिशर्स थे, वो लोकल बाहुबली टाइप लोगों का इस्तेमाल करते थे जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होता था, डिसेंट को सप्रेस करने के लिए, यानी कि जो आवाजें ब्रिटिश रूल के खिलाफ उठती थी उनको दबाने के लिए और अपना वर्चस्व, अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए इन बाहुबलियों को पॉलिटिकल पावर दी जाती थी। और इससे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एटसेट्रा में क्रिमिनल्स की एंट्री इस देश में शुरू हुई। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बट इसने भी इस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के इशू को एड्रेस नहीं किया। हमारे इंडियन नेशनल स्ट्रगल के प्रोमिनेंट लीडर्स जैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने भी इस टॉपिक पर कंसर्न्स जताए थे और उन्होंने कहा था कि देयर शुड बी फॉर्मल लॉज टू प्रिवेंट क्रिमिनल्स फ्रॉम एंटरिंग द पॉलिटिक्स। फिर देश आजाद होता है, 1951 में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बनाया जाता है जिसका पर्पस होता है इलेक्शंस को रेगुलेट करना और फेयर प्रैक्टिसेस को एंश्योर करना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ने इंश्योर किया कि जो कैंडिडेट्स कन्विक्ट हो जाते हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए। इसके दो सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर आप सीरियस ऑफेंस में कन्विक्ट हुए हैं तो आपके रिलीज के 6 साल तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर आप लेसर ऑफेंसेस में कन्विक्ट हुए हैं तो आप अपनी कन्विक्शन के 6 साल बाद तक कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। बट सैडली ये भी उन कैंडिडेट्स के डिस्क्वालिफिकेशन को एड्रेस नहीं करता है जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और जिससे कि वो पॉलिटिक्स में बने रहते हैं। इसी बैकड्रॉप में एक और इंपॉर्टेंट केस है 1975 का राजनारायण केस, जो कि एक सोशलिस्ट लीडर थे और उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस का एक केस किया था कि उन्होंने 1971 के एक अपने इलेक्शन में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया अपने
चुनाव के प्रचार और प्रसार में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में इंदिरा गांधी को गिल्टी पाया और उनका जो इलेक्शन था उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने बाद में आगे चलकर देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। अब इस जजमेंट का इम्पैक्ट ये होता है कि इससे हमारे पॉलिटिक्स में मिसयूज ऑफ पावर और एंट्री ऑफ क्रिमिनल्स का जो इशू है वो हाईलाइट होता है और एक्सपोज होता है। 1980s का जो दौर था उसमें एक्चुअल में हमारे देश में पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन शुरू होता है। उसका एग्जाम्पल है शहाबुद्दीन, जो एक कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन थे बिहार से, जिनके अगेंस्ट मल्टीपल क्रिमिनल चार्जेस थे, इंक्लूडिंग मर्डर एंड किडनैपिंग। दूसरा एग्जाम्पल है पप्पू यादव, वो भी बिहार के एक पॉलिटिशियन है और उनकी भी क्रिमिनल केसेस की एक हिस्ट्री है जिसमें मर्डर एंड एक्सटॉर्शन भी आते हैं। इस बढ़ते हुए क्रिमिनलाइजेशन को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज बनाई हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वोहरा कमेटी ऑफ 1993, जिसे कि नेक्सस बिटवीन क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि ये जो तीन लोग हैं, क्रिमिनल, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स, इनके बीच में क्या रिलेशन है, इसे स्टडी करने के लिए बनाया गया था। और इसकी फाइंडिंग्स में इसने हाईलाइट किया था कि एक बहुत ही डीप रूटेड कनेक्शन बना हुआ है इस देश के क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस के बीच में। और इसने कुछ मेजर्स सजेस्ट किए थे क्रिमिनलाइजेशन को खत्म करने के लिए, बट कोई इमीडिएट एक्शन रिपोर्ट पर नहीं लिया गया। इसके अलावा लॉ कमीशन ने भी अपनी 2 रिपोर्ट्स में इस टॉपिक पर अपने कुछ सजेशंस दिए हैं। जैसे कि 170th रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने कहा है कि कैंडिडेट्स को, जो कैंडिडेट्स सीरियस क्राइम्स के अक्यूज्ड हैं, कन्विक्टेड नहीं अक्यूज्ड हैं, जिन पर केसेस पेंडिंग है, उन्हें डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। और 244th रिपोर्ट ने इनके केसेस को फास्ट ट्रैक करने की एक सजेशन दी थी। बट इस इश्यू पर जो एक्चुअल अवेकनिंग आई पब्लिक में, वो आई साल 2000 के बाद, जिसमें सबसे पहला प्रोमिनेंट केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसे हम एडीआर केस 2002 भी कहते हैं। इसमें एडीआर नाम की ये जो एनजीओ थी, इन्होंने एक पेटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उन्होंने इलेक्टोरल प्रोसेसेस में ट्रांसपेरेंसी की डिमांड की और कहा कि जो कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्हें अपनी डिटेल्स, जिसमें कि क्रिमिनल बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड और एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो पब्लिक करना चाहिए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट एडीआर के फेवर में दी और कहा कि इलेक्शन के टाइम पे सभी कैंडिडेट्स को एफिडेविट सबमिट करने होंगे, जिसमें उनकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी रिगार्डिंग के उनके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, उनका फाइनेंशियल एसेट्स कितना है और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अब वोटर्स जो हैं वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं वोट करने से पहले कि वो जिस कैंडिडेट के लिए वोट कर रहे हैं उसका एक्चुअल बैकग्राउंड क्या है। सेकेंड इंपॉर्टेंट केस रिलेटेड टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इज रमेश दलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये क्वेश्चन किया गया कि एक सिटिंग एमपी या एमएलए जो एक क्रिमिनल ऑफेंस में कन्विक्ट हो गया है, उसे क्यों अपने ऑफिस में कंटिन्यू करने दिया जाए। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी एमपी या एमएलए कन्विक्ट हो चुका है किसी भी क्राइम में और 2 या 2 से ज्यादा साल की उसे सजा हो चुकी है, तो वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इस जजमेंट ने एक लूप होल को क्लोज कर दिया, जिसमें कन्विक्टेड लॉ मेकर्स, कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस जो हैं, वो अपनी कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील कर देते थे और जब तक वो अपील पेंडिंग रहती थी तब तक वो अपनी पोस्ट पर बने रहते थे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इन दिस सिनेरियो इज लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये सच में एक बहुत लैंडमार्क केस था। इस केस में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के सब क्लोज 4 को चैलेंज किया गया, जो कि एमपीज और एमएलएस को जो कि कन्विक्ट हो चुके हैं उन्हें अपनी सीट पर बने रहने के लिए अलाउ करता था अगर वो 3 महीने के अंदर एक अपील फाइल कर देते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 8(4) को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हुए कहा कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है। यानी कि अगर किसी और पब्लिक सर्वेंट को छूट नहीं मिली हुई है, देन व्हाई शुड एमपीज एंड एमएलएस बी ट्रीटेड विद सच अ प्रिविलेज। इस केस में कहा गया कि कन्विक्टेड लॉ मेकर्स जो हैं, कन्विक्टेड एमपीज एंड एमएलएस, वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
इस जजमेंट का नतीजा ये हुआ कि लालू प्रसाद यादव जो बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, ही वाज डिस्क्वालिफाइड जैसे ही उनका फोल्डर स्कैम में कन्विक्शन हुआ। 2017 में इस इशू पर फर्दर डेवलपमेंट होती है और पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन नाम की एक एनजीओ एक पीआईएल फाइल करती है, जिसमें वो कहते हैं कि सिर्फ कन्विक्टेड ही नहीं, उन कैंडिडेट्स को भी डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है। बट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि ये पार्लियामेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे कानून बनाए इस मैटर पर, और हम लेजिस्लेचर के स्फीयर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। बट ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स इशू किए, जिनमें से सबसे पहला है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो भी ऐसे कैंडिडेट्स को फील्ड कर रही हैं जिनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, वो इन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को पब्लिश करेंगे अपनी वेबसाइट पे और न्यूज़पेपर पे। यानी कि आप उसको सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को उसने एफिडेविट दे दिया एंड दैट्स इट, आपको न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट पे भी बताना पड़ेगा कि हमारे कैंडिडेट के खिलाफ ये क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, ये केसेस चल रहे हैं। और दूसरी चीज, पार्टीज को कारण बताने पड़ेंगे कि हम ऐसे कैंडिडेट को क्यों फील्ड कर रहे हैं, हमारी ऐसी क्या मजबूरी है या क्या फायदा है, वॉट एवर रैशनलाइजेशन दे कैन गिव। अब इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि इससे वोटर अवेयरनेस बढ़ी और पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर आया था अपनी कैंडिडेट्स की चॉइस जस्टिफाई करने का। बट एक्चुअल लेजिस्लेटिव एक्शन ही है जो इस इशू को एड्रेस कर सकता है, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि हर इलेक्शन के बाद क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, नंबर ऑफ क्रिमिनल्स इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक और डेवलपमेंट जो इस केस में हुआ वो था फास्ट ट्रैकिंग ट्रैक, मतलब पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट कोई अगर केस चल रहे हैं तो उनको फास्ट ट्रैक में आप निपटाइए, ये नहीं है कि वो साल दर साल लटके रहें। तो 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमपीज और एमएलएज के खिलाफ जो भी केसेस चल रहे हैं उनको 1 साल में पूरा कर दिया जाना चाहिए। ऑल्दो ये ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बिकॉज़ जुडिशियल प्रोसेस और ये लीगल प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जो अच्छे लॉयर्स होते हैं उनको बहुत सारे लूप होल्स पता होते हैं एंड दे टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस। इसका एक एग्जांपल है मुख्तार अंसारी, जो एक पॉलिटिशियन थे जिनके खिलाफ मल्टीपल क्रिमिनल केसेस चल रहे थे, बट स्टिल ही केप्ट ऑन कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस, और उनके खिलाफ ये चार्जेस थे, ये पेंडिंग थे, बट वो इलेक्शन लड़ते रहे। अब इस इशू पर इलेक्शन कमीशन का क्या स्टैंड है? देखो, इलेक्शन कमीशन ने बार बार कहा है कि जिन कैंडिडेट्स के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं उनके इलेक्शन लड़ने पर बैन लगना चाहिए। बट इलेक्शन कमीशन की इन बार बार रिकमेंडेशंस के बाद भी पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं है, तो इसे ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। और पॉलिटिकल कंसेंसस क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, सभी पार्टियां हैं, एवरी सिंगल पार्टी जो क्रिमिनल्स को फील्ड करती है, बिकॉज क्रिमिनल्स का ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है जिससे उन्हें वोट मिलने में आसानी होती है। और अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका अल्टीमेट गोल यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वो इलेक्शन में ला सके विद हुक और विद क्रुक, ताकि वो पावर में बने रह सके। दैट्स वाई कोई भी रेडी नहीं है इस इश्यू पर कोई सॉलिड कदम उठाने के लिए, वरना एक सिंपल लॉ ही बनाना है जिसमें कि आपको स्पेशल मेजोरिटी या कुछ भी नहीं चाहिए। नाउ लेट्स सी कि जैसे जैसे पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन बढ़ता है, क्रिमिनल्स की एंट्री बढ़ती है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो सबसे पहला इम्पैक्ट होता है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है ना, उनका इरोजन शुरू हो जाता है। जो पब्लिक है उनका विश्वास डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में और इलेक्टोरल प्रोसेसेस में खत्म होता जाता है जब इस तरह के कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं। दूसरा इसका इम्पैक्ट होता है कि रूल ऑफ लॉ कमजोर होता है। जब भी क्रिमिनल्स पावर में आते हैं तो उनकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है कि वो लीगल सिस्टम को मैनिपुलेट करके जस्टिस से बच सकें। और देखो, किसी भी रूल ऑफ लॉ, किसी भी देश में जिसमें रूल ऑफ लॉ है, उसका एक पर्पस ये भी होता है कि एंटी सोशल क्रिमिनल एलिमेंट से सभ्य समाज को बचाएं। बट जब यही एंटी सोशल और क्रिमिनल एलिमेंट्स लॉ मेकर बन जाते हैं, तो सभ्य समाज को इनसे कौन बचाएगा? जब ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स इलेक्ट होकर आते हैं तो उसका गवर्नेंस पे भी फर्क पड़ता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो ही पूरी क्रिमिनलाइज होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि ये लोग अपने पर्सनल गेन्स को पब्लिक वेलफेयर से ऊपर रखते हैं, जिससे कि रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट यूज होता है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में
ट्रांसपेरेंसी ना लेके आना, करप्शन करना, इस तरह की चीज़ों से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्रिमिनलाइज़ हो जाती है और आम जनता अफ़ेक्ट होती है। ऐसे लोग अक्सर ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी एक नेक्सस बनाते हैं जिससे कि क्रिमिनल ब्यूरोक्रेट पॉलिटिकल नेक्सस बनता है और करप्शन बढ़ती है। और जहाँ भी करप्शन बढ़ती है वहाँ पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता ही होता है। इसका एक और इम्पैक्ट होता है कि समाज में वॉयलेंस और इंटिमिडेशन भी बढ़ता है। ऐसे पॉलिटिशियंस जब चुन के आते हैं तो वो हिंसा और दबाव का इस्तेमाल करके इलेक्शंस को जीतते हैं और ऑपोजिशन को दबाते हैं। इससे डर का एक कल्चर क्रिएट होता है और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो नहीं हो पाते हैं। दूसरा इसका इम्पैक्ट होता है कि समाज जो है वो भी क्रिमिनलाइज हो जाता है, सोसाइटी भी क्रिमिनलाइज हो जाती है और क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो नॉर्मल होने लगता है जिससे कि क्राइम रेट्स में बढ़ोतरी होती है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है क्योंकि ऐसे लोग पब्लिक फंड्स को मिसयूज करते हैं अपने पर्सनल गेन के लिए, जिससे कि स्टेट को, टैक्स पेयर को इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं। डेवलपमेंट में भी बाधा आती है क्योंकि ऐसे लोग करप्शन को बढ़ाते हैं, फंड्स को अपने पर्सनल गेन के लिए यूज करते हैं, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है नेगेटिवली। ऐसे लोगों की वजह से एक एथिकल डिग्रेडेशन भी आता है, मोरल डिक्लाइन भी आता है, पॉलिटिक्स में ही नहीं, समाज में भी। और जो सोसाइटी का यूथ होता है उसके लिए भी बैड एग्जाम्पल सेट होते हैं। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के? तो सबसे पहला सॉल्यूशन एज ऑब्वियस लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, यानी कि हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को अमेंड करें और उन कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई करें जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है सीरियस ऑफेंसेस में। इसके अलावा अपील्स फाइल करने के लिए जो टाइम लिमिट है उसे भी रिड्यूस किया जा सकता है ताकि कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को डिले ना कर पाए। एडिशनली हम और स्ट्रिक्टर पेनल्टीज को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उन कैंडिडेट्स के खिलाफ जो कि झूठे एफिडेविट फाइल करते हैं या अपनी इंफॉर्मेशन को छुपाते हैं। अब ये तो थे लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स। जुडिशियल रिफॉर्म्स में क्या कर सकते हैं? हम ट्रायल्स को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, ज़्यादा स्पेशल कोर्ट्स को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और टाइम बाउंड ट्रायल्स को भी इंश्योर कर सकते हैं ताकि जो जस्टिस में डिले है वो प्रिवेंट किया जा सके और ये जो बार-बार अपील्स का बहाना बनाकर इलेक्ट होकर आ जाते हैं उसे एड्रेस किया जा सके। दूसरा, हमारी जुडिशरी जो है वो इस तरह के डायरेक्टिव्स इशू कर सकती है जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इलेक्शंस में बनी रहे जैसा कि वो आज तक करते आए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमने देखा है पॉलिटिकल विल तो इस इशू में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से क्या कर सकता है? तो इलेक्शन कमीशन स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी कर सकता है कैंडिडेट्स के एफिडेविट्स की, यानी कि किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन छुपाई तो नहीं है या किसी ने झूठ तो नहीं बोला है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी लॉन्च कर सकता है ताकि वोटर्स को एजुकेट किया जा सके उन कैंडिडेट्स के बारे में जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अब इस विषय में पॉलिटिकल पार्टीज में भी कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है जिनमें सबसे पहला है इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी कि पार्टी में भी पहले गांव, फिर जिला, फिर स्टेट और फिर नेशनल लेवल पे कमिटीज होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो इंटरनल इलेक्शंस भी होने चाहिए पार्टीज में ताकि ऐसे कैंडिडेट्स जिनका क्लीन बैकग्राउंड है उन्हें टिकट दी जा सके। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग पार्टीज को पब्लिकली डिस्क्लोज करने चाहिए वो कारण जिनकी वजह से उन्होंने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स को फील्ड किया है। अब यहाँ पे मीडिया और सिविल सोसाइटी का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उन्हें हाईलाइट करना चाहिए उन कैंडिडेट्स को जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है और पॉलिटिकल पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट रोल है वोटर अवेयरनेस का, यानी कि वोटर्स को उन कैंडिडेट्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए जिनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस नहीं है। वोटर्स शुड यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया एटसेट्रा ऐसे कैंडिडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे एजुकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है क्योंकि हमारे देश में वोटर्स जनरली समझ ही नहीं पाते हैं या उन्हें लगता है कि हाँ, बाहुबली टाइप बंदा है तो ये हमारे काम करवा देगा या हमारी बात यही बंदा रख सकता है। तो ये भी एक मेंटेलिटी है हमारे देश में। इसके अलावा आपके मेंस एग्जाम के लिए फॉर्डर पॉइंट्स हो सकते हैं कि हमें एथिकल गवर्नेंस प्रमोट करनी चाहिए और पॉलिटिशियंस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंट करना चाहिए जिसके वायलेशन के लिए देयर शुड बी पेनल्टीज। हमें एथिकल
लीडरशिप भी प्रमोट करनी चाहिए और उन पॉलिटिशियंस को रिवॉर्ड करना चाहिए जिनके रिकॉर्ड्स क्लीन है। इसके अलावा हम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस से भी सीख सकते हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, जहां पे देयर आर स्ट्रिक्ट लॉज टू प्रिवेंट क्रिमिनल्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस। अब इसी डॉक्यूमेंट में मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिए हैं जो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये टॉपिक बार बार पूछा जा चुका है। आई विल अर्ज यू कि आप इस डॉक्यूमेंट को मेरे टेलीग्राम पेज से डाउनलोड करें, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इन प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस को और मेंस वाले क्वेश्चंस को आप खुद से प्रैक्टिस करें। और इसके साथ-साथ मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे। मेंस वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको एक फ्रेमवर्क भी दिया है कि आप किस तरह से इन टॉपिक पे आंसर बना सकते हैं। इसके अलावा आई एम गोइंग टू स्टार्ट पूरे साल का करंट अफेयर्स का एक क्रैश कोर्स जो कि प्रीलिम्स 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी 2024 टू अप्रैल 2025 पूरा कवर करवाऊंगा। इट विल बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू। यू वर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य।